हेलो। हम्म, चलिए। क्या बता रहे थे? बता तो दिए थे, पूरा लिखाना था ना। थोड़ा बहुत लिखाना बाकी है। लिखिए तो। आ जाइए। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है पहला नंबर चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आपको बता दिए थे, 2 4 5 10 पॉइंट जो है आपको और इसमें लिखाना है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और तो नीचे से लिखिएगा। देखिए, यहां पर सुनिए 1 मिनट। सिक्का के विषय में बता रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस जो है, सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो आपको जो है गुप्त वंश मिलेगा, कुषाण वंश मिलेगा, हिंद यमन मिलेगा। ये तमाम राजवंश आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। फिर आपको कुषाण वंश के शासकों के द्वारा सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया गया। और पहली बार लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया। पहली बार लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया। हिंद यवन शासकों ने जारी किया, यानी जो प्राचीन भारतीय शासक थे वे शुरुआती दौर में जो सोना चांदी तांबा का सिक्का जारी किए थे उस पर जो है ना कुछ लिखा जाता था, ना डेट का ना तिथि का वर्णन होता था। डेट तिथि का वर्णन नहीं होता है, ना ही कुछ जो है आपको लिखा जाता था। लेकिन जब भारत के ऊपर हिंद यवन आक्रमण हुआ और हिंद यवन आक्रांताओं ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर वहां पर शासन करना शुरू किया, तो उन लोगों के द्वारा जब सिक्के जारी किए गए तो उस सिक्कों पर उन लोगों ने अपना नाम लिखवाया, तिथि लिखवाया, मतलब लेख लिखवाने का काम किया, कुछ लिखवाने का काम किया। और प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने के सिक्का को ड्रम कहा जाता था। और लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने जारी किया था, अर्थात पहली बार ड्रम नामक सिक्का जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को ही जाता है। तो आगे चैप्टर में विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा जो है, और ये जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इस चैप्टर की चर्चा पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे से 2 3 पॉइंट वाइज इसको लिखिएगा। ये कोचिंग है मुसल्लबपुर हाट, किसान कोल्ड स्टोर, नियर साईं मंदिर। कल्ले से जो है अथी कर रहा है, पिछले क्लास से पूछ रहा है ये कोचिंग कहां पर है, तो इसको बता दिए यही ना है। सही है ना एड्रेस? बोले पटना में मुसल्लबपुर हाट किसान कोल्ड स्टोर में है ये कोचिंग। हाँ चलिए,
तो लिखिए, सिक्का में ही स्टार मार के लिखिएगा। लिखिएगा। हाँ। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त। देखिए, सबको जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, सबको बता देते हैं। ऑफलाइन वाले तो समझ गए होंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो तो हमको यहाँ का सिचुएशन नहीं देखता है, यहाँ का हर चीज नहीं देखता है। तो हम आपको बता देते हैं कि हर बैच का टाइम जो है ना, हम आपको 2 घंटा रखे हैं, ठीक है। 2 घंटा रखे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाते हैं 1.5 ही घंटा, समझ गए। तो कभी भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो 1.5 घंटा हम आपको पढ़ा देंगे। तो हम लेट नहीं आते हैं। टाइम भले ही 2 घंटा रखे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाते हैं हम आपको 1.5 घंटा। अगर 5:30 बजे आए हैं तो हम आपको 7 बजे छोड़ देंगे। 1.5 घंटा हम आपको पढ़ा देंगे। टाइम 2 घंटा है, लेकिन 1.5 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। और आगे देखते हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं जिसमें 2 घंटा अगर टाइम रखे हैं तो 2 घंटा का 2 घंटा जो है पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम आपको 1.5 घंटा ही पढ़ाएंगे। तो इसलिए लेट सवेर का बात मत कीजिए। 5 और 5:30 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकता है। 5 बजे भी हो जाए, 5:05 में हो जाए, 5:25 में हो जाए, 5:30 में हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो है कभी भी हो सकता है। लाइट चमक रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का। रंजन कुशवाहा जी नहीं मिलेगा। लिखा रहे हैं तो पीडीएफ मिलने का तो कोई बात ही नहीं है। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने 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 जारी किया। जिसे ड्रम कहा गया, जिसे ड्रम ड्रम कहा गया, ड्रम ड्रम जिसे ड्रम कहा गया, ड्रम कहा गया। अब आगे लिखिएगा, आगे। अगला पॉइंट, सर्वाधिक सोने का सिक्का सर्वाधिक सोने का सिक्का सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। गुप्त शासकों ने जारी किया। अगला पॉइंट, सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। कुषाण शासकों ने जारी किया। कुषाण शासकों ने जारी किया। चलिए,
हो गया सिक्का में। इसके बाद मंदिर और मूर्ति, मंदिर और मूर्ति, हेडिंग मारिए, मंदिर और मूर्ति, मंदिर और मूर्ति, मंदिर और मूर्ति, मंदिर और मूर्ति। मंदिर और मूर्ति। देखिए यहां पर सुनिए, पिछले क्लास में भी हम आपको बताए होंगे। देखिए भारतवर्ष के भीतर मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल से जो है मंदिर सब बनाए जाने लगे और मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल से मूर्ति बनाए जाने लगे। लेकिन क्या कुषाण काल से पहले भारत में मूर्ति का प्रचलन नहीं था? तो इसका सीधा सा उत्तर है हां था। कुषाण काल से पहले भी भारत में मूर्ति का प्रचलन था। भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको मूर्ति का प्रचलन देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में आपको मूर्ति का प्रचलन जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन हड़प्पा काल में जो है मिट्टी की छोटी छोटी मूर्ति बनाई जाती थी। लेकिन अगर हम कुषाण काल को देखें तो कुषाण काल में जो है बड़ी बड़ी मूर्ति और व्यापक स्तर पर मूर्ति का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, 11th का एनसीईआरटी, 11th के एनसीईआरटी में 2 पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में आपको पढ़ना होता है, तो उसको आप पढ़ेंगे। हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर कुषाण काल में इस बात का विवरण है कि मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ और कुषाण काल में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची खड़ी प्रतिमा बनाया जाना प्रारंभ हुआ। और कुषाण काल में ही जो है महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा, ध्यान मुद्रा में प्रतिमा, भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा, यानी महात्मा बुद्ध की हर मुद्रा में प्रतिमा जो है कुषाण काल में देखने को मिलता है। और कुषाण काल में ही जो है जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, गॉड का दर्जा, ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। और मानव रूप में पूजित जो प्रथम प्रतिमा है वह आपको महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा है। तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। ऐतिहासिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर ऐतिहासिक तौर पर भारत में, ऐतिहासिक तौर पर भारत में, ऐतिहासिक तौर पर भारत में मूर्ति निर्माण कला का जन्म पिछले क्लास में तो हम बताए थे जी, पिछले क्लास में बताए थे ना। सबसे पहले कौन सिक्का? भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का, सबसे पहले मतलब सबसे प्राचीन आहत सिक्का, चांदी का सिक्का था। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर भारत में मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ है। 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 कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। फुल स्टॉप। मानव रूप में पूजित, मानव रूप में पूजित
मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा, मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। अगला स्टार मार के लिखिएगा। अगला लिखिएगा, लिखिएगा मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। गुप्तकालीन, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर, गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को, इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। सबसे बड़ा बुद्ध का प्रतिमा कहाँ है? यह इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में जो है आपको सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आज भी है। ठीक है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में, गुप्त काल में हुआ है। चलिए आ जाइए। अब सुशील कुमार जी बायोलॉजी का पीडीएफ मिलेगा, एकदम मिलेगा। अगर आप बैच परचेज कर लिए होंगे तो बायोलॉजी शुरू हुआ है क्या, तो बायोलॉजी का एकदम मिलेगा। बिट्टू सर तो लिखाते थोड़े हैं, हम तो लिखाते हैं। चलिए अब कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो इस पॉइंट को भी लिखिए लीजिए ना, इस पॉइंट को लिख लीजिए। ये भी पूछा जाता है बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिमा जो है कहां मिला है, तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में लिख लीजिए। तो ए बकलुल भी एकदम कंजूस, महाकंजूस, मक्खी चूस, क्या है आप? ठीक है, दीजिए कॉपी, दीजिए कॉपी, दीजिए कॉपी, दीजिए कॉपी। वो बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, दीजिए दीजिए दीजिए। अरे दीजिए ना जी।
एकदम महाकंजूस लड़की है। बताइए ऊपर में जो जगह खाली रहता ना उसमें भी लिख रही है, वो जगह खाली ना छोड़ा गया है जी। है मान लिया जाए कि हम ही कोई पॉइंट भूल जाते हैं तो हम बाद में बोलते हैं ना इस पॉइंट को कहीं पर मैनेज कीजिए, है या फिर आप ही कोई कोई किताब पढ़िएगा, अगर हम जितना बताएं उससे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा तो आप उसको वहां पे नोट डाउन कीजिएगा। एकदम लड़की सब महाकंजूस होवे करती है, इसमें कोई शक ना है। कोई लड़की से 10 रुपये का आप टॉफी खा के दिखा दीजिए, समझे, हाँ आप खिलाइएगा तो 500 रुपया का टॉफी खाएगी, समझे। चलिए आगे आइए। देखिए अल्लाह ने पहला चैप्टर खत्म हो गया, जगह छोड़िए और लिखवा रहे थे। अच्छा लिखिए लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, यही ना क्वेश्चन था उसका, क्या था? बौद्ध मंदिर, बुद्ध का प्रतिमा। हाँ लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में स्थित है, स्थित है। क्लास कब से न्यू वाला होगा? ये तो नया नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है महाराज। एगो चैप्टर तो पढ़ाए हैं, ई क्या है, पुराना है, बासी है का? ई सब जानते हैं है, सुनिए तो है, पहला चैप्टर खत्म हो गया ना, डेमो कल से अगले क्लास से बंद कर दीजिएगा। तो ये सब फालतू लड़का सब आ जाता है ऑनलाइन में, यानी मौसमी, यानी क्या कहा जाए, मौसमी मेढक, ठीक है, जैसे मेढक जो है वर्षा ऋतु में टरटराता है ना जी, वही सब मौसमी है। रितेश कुमार तो लगातार तभी से देख रहे कमेंट कर रहा है, मतलब ये लिख नहीं रहा होगा, मतलब इसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, और जिसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है वो फालतू का आकर के यहाँ पे काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जाइए ना यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और कहाँ कहाँ जो है टिकटॉक सब पे बढ़िया बढ़िया वीडियो है, जाके देखिए आराम से, वहां पे कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। चलिए आगे आइए, अब थोड़ा सा जगह छोड़ करके दूसरा चैप्टर हेडिंग मारिए, पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग, पाषाण युग। चलिए सुनिए, देखिए पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है एक साथ आपको मिल जाएगा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, और एक साथ ऑब्जेक्टिव करवा भी देंगे। फाउंडेशन बैच में आप लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं ना है, आराम से पढ़ाए ना, नहीं तो कहिएगा तो अगर फास्ट करना है तो टारगेट बैच जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आराम से पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन बैच में हम ये मान करके पढ़ाते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आराम से तसल्ली से पढ़िए, हर चीज को देखते हुए आगे बढ़िए, ताकि दोबारा जो है सिर्फ कॉपी रिवीजन करना पड़े, दोबारा कुछ इधर उधर ना करना पड़े, दोबारा आपको क्लास ना करना पड़े। इस उद्देश्य से हम पढ़ाना चाहते हैं। और पता नहीं आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या सोचते हैं उसके अनुसार आपको चलना होगा। और तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ऐसे भी किसी बुक में भी देखिएगा ना,
तो पहला चैप्टर जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और जो पाषाण युग है, दोनों का क्वेश्चन एक साथ ही मिक्स आपको मिलेगा मूल तौर पर। तो हम भी मिक्स करके ही इसका क्वेश्चन जो है आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब आइए, दूसरा चैप्टर है पाषाण युग, स्टोन एज। देखिए, जब हम आपको इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए होंगे तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा आप याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जो है जोर डालिए। हम आपको बताए होंगे समय यानी कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या ये सब बात बताए हैं? हाँ या ना? बताए हुए हैं। तो कोई हमको बताइएगा प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदिऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है? कोई बताइएगा। कौन कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, बहुत बढ़िया, आप बताइए तो। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या पाषाण युग आता है? हाँ या ना? आता है। आदिऐतिहासिक काल, इसमें कौन कौन आता है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बैठ जाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब बताए हुए हैं, बताए हुए हैं ना? हाँ, देखिए, कालखंड या समय के दृष्टिकोण से इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस समय मानव असभ्य एवं बर्बर थे, लिखने की कला से अवगत नहीं थे, नंगे रहते थे और कच्चा जानवर को मारकर खाते थे, कच्चा फल फूल खाते थे। इस समय का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोगों को पाषाण युग के विषय में पढ़ना होता है, और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण युग या पाषाण काल उस काल को या उस युग को कहा जाता है जिस युग के विषय में जानकारी हमें पाषाण यानी पत्थर के बने औजार से प्राप्त होती है, उसी को पाषाण युग कहा जाता है, उसी को पाषाण युग कहा जाता है। और पाषाण युग की हम बात करें तो इस पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई, इस पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी और ईस्वी पूर्व हम आपको क्लियर किए हैं या नहीं किए? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना क्या कहलाती? ईस्वी पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना ईस्वी कहलाती है, हाँ या ना? ईस्वी में ईस्वी बढ़ता है, हाँ? ईस्वी पूर्व में ईस्वी घटता है, हाँ या ना? ये सब बात हम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपका क्लियर नहीं है, अभी तक आपने क्लास नहीं किया है, तो संस्थान के एप्लीकेशन पर जो है सारा का सारा वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर के इन चीजों को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो अब जैसे हम तो ये क्या हो गया, मत मक्खी का है परेशान। चलिए सुनिए, 2-3 दिन से नहा नहीं रहे हैं, समझे? सही बता रहे हैं, मजाक नहीं, सिर्फ मुंह धो करके आ जाते हैं, समझे? तो जो है, और चलिए, आप लोग नहाते हैं डेली? डेली नहाइए, हाँ। चलिए, है जैसे इतिहास को, जैसे कि भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आपको इतिहास को 3 भाग में प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसी प्रकार से जो है पाषाण युग, पाषाण युग को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, पाषाण युग को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और पाषाण युग को जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नव पाषाण काल। तीसरा होता है नव पाषाण काल। तीसरा आपको नव पाषाण काल होता है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। जो पाषाण युग है, मतलब मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व का कालखंड, पाषाण युग में जो हमारा पृथ्वी था बर्फ से ढका हुआ था। हमारा पृथ्वी जो है बर्फ से ढका हुआ था पूरा का पूरा। और पाषाण काल के जो पत्थर से बने औजार मिले हैं, उस औजार के आधार पर ही पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव पाषाण। अब जो पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नव पाषाण है, इसमें हम आपको यह बात बता दें कि पूरा पाषाण काल मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इस कालखंड में ही भारतवर्ष के भीतर आपको आग की खोज हुई थी। आग, समझ गए, आग की खोज हुई थी। और हुआ यह था कि पाषाण यानी पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है पड़े रहते थे। तो उस समय मानव को तो काम नहीं था, तो मानव अपना इधर उधर कुछ भी करते रहता था। उसी क्रम में जो है उस समय के एक मानव ने एक पत्थर लेकर के दूसरे पत्थर पर जब मारा तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, और वहीं से मानी जाती है कि आग की खोज हुई है। तो जो आग की खोज है वह आपको पूरा पाषाण काल में हुई है। जो आग की खोज है वह आपको पूरा पाषाण काल में हुई है। और आपको पूरा पाषाण काल के अवशेष, पूरा पाषाण काल के औजार, पूरा पाषाण काल के जो औजार है या पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है, सबसे ज्यादा सोहन नदी घाटी क्षेत्र में इसके अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा अवशेष सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मिले हैं। सोहन नदी घाटी क्षेत्र। अब सोहन नदी घाटी क्षेत्र कहां है? तो आप सिंधु नदी के विषय में निश्चित तौर पर सुने होंगे। सिंधु नदी, सिंधु नदी के विषय में आप सुने होंगे। और जो सिंधु नदी है, जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहां पर सिंधु नदी के विषय में हम आपको बताएंगे कि जो सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान से निकलती है, लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं। सिंधु की जो कई सारी सहायक नदियां हैं उसमें श्योक, स्पीति, सोहन, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है आपको सिंधु की सहायक नदी है। ये सब जो है आपको सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में ही सोहन नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में, ऐसे पहले तो जम्मू कश्मीर ही थे, लद्दाख तो 2019 में ना अस्तित्व में आया है जी, अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। तो सिंधु की एक सहायक नदी थी सोहन। सिंधु की एक सहायक नदी थी सोहन। तो सिंधु की सहायक नदी थी सोहन। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में, सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के अवशेष सबसे ज्यादा मात्रा में मिले हैं, जिस वजह से पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। और आपको इसके अलावे पूरा पाषाण काल के अवशेष
नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मिला है, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में है। बेलन नदी घाटी क्षेत्र में मिला है, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में है। तो जो सोहन नदी घाटी क्षेत्र है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, ये सब पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ये सब पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आपसे इस रूप में भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाणकालीन स्थल है, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल है, निम्नलिखित में से कौन नव पाषाणकालीन स्थल है। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल में सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, ये सब जो है आपको पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ये सब पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाण काल के बाद आगे है आपको मध्य पाषाण काल। 10,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व 5500 ईस्वी पूर्व 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती महदाहा, दमदमा, सरायनहर, आदमगढ़, बागौर, ये सब नव पाषाणिक बस्ती है। ये सब मध्य पाषाणिक बस्ती है। सॉरी, ये सब मध्य पाषाणिक बस्ती है। ये सब मध्य पाषाणिक बस्ती है। बैठने दीजिए, जगह है तो बैठने दीजिए ना, है महाराज, ठीक है। बताइए, आप लोग तो क्लास में ही अपने साथ में पढ़ने वाले लोग को दुश्मन समझते हैं महाराज। जहां पे आपको दुश्मन समझना चाहिए वहां पे दुश्मन समझते नहीं है। क्लास में वो भी तो पैसा दिया है, वो भी तो ऐसे थोड़े है वो, ठीक है। बैठने आप लोग नहीं देते हैं, आपस में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। देखिए, बैठने में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कंपटीशन पढ़ने में करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपका दोस्त 4 घंटा पढ़ता है तो आप 6 घंटा पढ़िए। ये हुआ हेल्दी कंपटीशन। हम बैठने में बैठने नहीं देंगे, ये कौन कंपटीशन हुआ बताइए तो, समझे। हम आपको बता देते हैं, ठीक है। हम लोग का ग्रुप था तो सब एक दूसरे पर जो है, अगर कोई 4 घंटा पढ़ता था तो सोच लेता था कि हम 6 घंटा पढ़े, कोई 6 घंटा पढ़ता था तो अगला वाला सोचता था हम 8 घंटा पढ़े। ई वाला कंपटीशन कीजिए महाराज, आप लोग समझे। चलिए अब आगे आइएगा। हम आपको बता रहे थे कि मध्य पाषाण कालीन जो प्रमुख बस्ती है, महदाहा, दमदमा, सरायनहर, महदाहा, दमदमा, सरायनहर, ये सब उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश। महदाहा, दमदमा, सरायनहर सब कहां है? उत्तर प्रदेश। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। और बागौर राजस्थान में है। बागौर कहां है? राजस्थान। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा ना तो उसमें आपको मिल जाएगा निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थल वर्तमान में भारत के किस प्रांत में है, आदमगढ़ नामक मध्य पाषाण कालीन बस्ती किस प्रांत में है, बागौर किस प्रांत में है। इस प्रकार के प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मानव के विषय में हमने आपको बताया, जब इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई तो पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा और फिर जो ऊंचे स्थल थे वो महाद्वीप में बदल गए और जो गहरा स्थल था, बर्फ जो पिघला, वो गहरा स्थल में जाकर के पानी जमा हो गया, वो महासागर में तब्दील हो गया। और पहले पूरा का पूरा हर जगह जंगल ही जंगल नजर आता था। कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधा हुआ करता था। मानव ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू इसी कालखंड में किया। मानव ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू इसी कालखंड में किया। और जब मानव जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया मतलब मानव
जानवर को अपने साथ रखने लगा, जानवर का ख्याल रखने लगा, जानवर को खिलाने पिलाने लगा। यही हुआ पालतू बनाना। मानव ने सबसे पहले कुत्ता कुत्ता मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता, मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ता। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया। फिर मानव भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सभी को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और जब मानव इन सभी जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो आप स्वयं सोचिए ये बात, गाय भैंस अगर हम पालेंगे तो चारागाह के लिए कुछ करेंगे ना हो? आए, सिर्फ पालने से थोड़े हो जाता, उसको खिलाना पिलाना भी न पड़ता है जी। तो अब मानव जानवरों को पालतू बनाने के बाद कृषि कार्य करने लगे। और उस समय अगर आप देखेंगे तो चारागाह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में चारागाह उगाना, वो काम मानव करने लगा। तो धीरे धीरे मानव कृषि का कार्य करने लगा, गेहूं चावल उगाने लगा। तो धीरे धीरे जो है मानव का विकास हुआ है। जैसे आपका धीरे धीरे विकास हुआ है, आप अभी तक इस स्थिति में आए हैं। कुछ दिन में अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, नौकरी उकरी हो जाएगा, फिर जीवन आगे बढ़ेगा, फिर शादी विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, फिर उसको आप पढ़ाइएगा लिखाइएगा, फिर आगे जाकर के मर जाइएगा। अंतिम सत्य तो यही ना है हो, इसके अलावा और कुछ सत्य है? कुछ नहीं है। अंतिम में तो मरना ही है। ठीक है, जीना मरना हर कोई करता है, लेकिन इस बीच में जो है ना, जो आपको अवसर मिला है, इस बीच में अवसर को अच्छे से भुनाइए और कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा छाप छोड़ के जाइए कि लोग आपको याद रखें। समझ गए? और इतिहास के पन्नों में आपका नाम जो है पॉजिटिव वे में लिया जाए, निगेटिव वे में नहीं लिया जाए। देखिए, जिस रोज किसी इंसान का मृत्यु होता है तो इंसान कितने भी खराब क्यों ना हो, हर कोई अच्छा ही कहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद कहता है भले मर गया, ये तो फलना तो गलत था, भले मर गया, भले मार दिया उसको। समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मानव कुत्ता को पालतू बनाया। पशुपालन का कार्य मध्य पाषाण युग में जो है आपको प्रारंभ हुआ। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से। तो मध्य पाषाण युग में जो है आपको मानव पशुपालन करना शुरू किया, मानव पशुपालन करना शुरू किया। और पशुपालन के साक्ष्य जो है आपको आदमगढ़ और बागौर से देखने को मिलता है। आदमगढ़ और बागौर, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। और यहां पर एक बात और हम आपको बताएं कि जो है, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे वो बड़े बड़े होते थे, बड़े पत्थर के औजार होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के औजार होते थे वो छोटे छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के औजार होते थे वो आपको छोटे छोटे होते थे, जिस वजह से इस काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, जिस वजह से इस काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। और यहां पर एक बात बताना हम आपको भूल गए थे कि पूरा पाषाण कालीन अधिकतर औजार सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिला है, जिस वजह से पूरा पाषाण काल को सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति
या सोहन नदी घाटी संस्कृति, सोहन संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति भी जो है इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको नवपाषाण काल है। तो जो नवपाषाण काल है 5500 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस समय मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि करना मतलब फसल का उत्पादन करना। फसल का उत्पादन करना मतलब जौ, गेहूं, चावल, सरसों इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाना। तो नवपाषाण काल आते आते मानव कृषि करना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल आते आते मानव जो है कृषि करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। और आज के डेट में अगर आप कृषि करते हैं, एकदम सो लीजिए कंधा पे मुड़ी दे करके। बकलोलवी पढ़ने आए कि सोने आए? आपका कंधा हम तोड़ देंगे अगली बार से उसको सहारा दिए तो। चलिए अब सीधा बोर्ड पे आइए। देखिए, आज अगर हम फसल उगाने के विषय में सोचते हैं तो आज के डेट में एक फसल उगाने में 4 से 5 माह लग जाता है। आज तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है तब ना। आज जो है खेत की जुताई ट्रैक्टर से हो जाती है, खेत की बुनाई भी मशीन से हो जाती है, कटाई फिर दाना निकालना सब चीज के लिए तो मशीन है। लेकिन उस समय ट्रैक्टर, थ्रेसर ये सब था? नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मानव उस समय अगर खेत भी जोतता होगा तो पत्थर के औजार से जोतते होंगे, खेत जोतते होंगे और फिर दाना बोते होंगे। मतलब आज जैसे फसल उत्पादन करना आसान है, सरल है, उस समय ऐसी बात नहीं थी। बल्कि उस समय आपको एक फसल के उत्पादन करने में 1.5 साल 2 साल से अधिक लगता था। 1.5 साल 2 साल लगता था। अब एक फसल के उत्पादन में 1.5 साल 2 साल लगेगा। और अगर आप स्वयं सोचिए थोड़ा सा कॉमन सेंस रख करके कि अगर आप फसल लगा दिए और कहीं चले गए तो बकरी तथा अन्य जानवर उसको छोड़ेगा, उसको खा न जाएगा। तो मानव उस समय जो फसल उगाता था तो मानव को एक स्थान पर रहने के लिए विवश होना पड़ा। और नवपाषाण काल में मानव में अस्थायित्व का गुण आया, अस्थायित्व का गुण आया। इससे पहले मानव में अस्थायित्व का गुण नहीं था। मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहता था। कभी पटना जंक्शन है तो कभी दानापुर, कभी घूमते फिरते दिल्ली चला गया तो कभी बंगलुरु, समझ गए? तो मतलब टहलते रहता था मानव, यानी उनमें अस्थायित्व तो नहीं था। जिधर मन हुआ, जहां मन हुआ चल दिए झोला उठाकर। लेकिन जब मानव नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू किया तो फिर मानव में इसी काल में अस्थायित्व आया, अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ।
अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ, मतलब मानव एक जगह रहने लगे। अब एक जगह रहने लगे तो अब मानव को खाना बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होने लगी, पहनने के लिए कपड़ा की आवश्यकता होने लगी। आज पता नहीं बहुत लोग सो रही है हो, काहे? आज शनिवार है इसलिए अजीब हाल है। आप लोग तो सो करके आइए रूम से, ठीक है। बात है कि मोबाइल है, मोबाइल में टिकटॉक देखने से फुर्सत मिलेगा तबे ना। और क्या क्या है मोबाइल में, तो बहुते कुछ है। मोबाइल में तो पूरा दुनिया है। मोबाइल में गूगल है, गूगल है तो पूरा दुनिया है, समझे? चलिए, है सोइए नहीं, कम से कम आगे में बैठ करके मत सोइए भा। आप लोग से बढ़िया तो लड़का लोग है। देखिए लोग सोता कब है, बहुत सारा कंडीशन है। एक कंडीशन है उसके पूरा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या हम ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या टेक्निकल चीज बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है? क्या टेक्निकल बोल रहे हैं? कुछ भी टेक्निकल बोल रहे हैं। आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। मानव पहले जो है आग की खोज हुई, कैसे आग की खोज हुई, पशुपालन करना प्रारंभ किया, गाय भैंस पालना प्रारंभ किया, कृषि करना प्रारंभ किया। ये सब तो आसान चीज है जी, इसमें क्या, इसमें कुछ टेक्निकल है जी? वाह, ध्यान ही नहीं है, मतलब अपने कैरियर से प्यार ही नहीं है, समझ गए? चलिए सुनिए, अल्लाह नहीं। तो नवपाषाण काल में कृषि होना प्रारंभ हुआ, मानव अस्थायी तौर पर एक जगह रहना प्रारंभ कर दिए, तो मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ और मानव को अब खाना बनाने के लिए जो है ना बर्तन की आवश्यकता होने लगी। तो मानव जो है मिट्टी का बर्तन बनाने लगा, मिट्टी का बर्तन। और मानव के द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाने लगा, उस मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड कहा गया। मृदभांड, क्या कहा गया? मृदभांड। तो मृदभांड का भी निर्माण, मृदभांड का भी निर्माण नवपाषाण काल में हुआ। इसके बाद कपड़ा बुनना, सिलना, इस सब चीज का विकास नवपाषाण काल में हुआ। और इस समय तक जो पाषाण यानी पत्थर के बने उपकरण थे, उस उपकरण के ऊपर जो है ना पॉलिश भी किए जाने लगे। पॉलिश किए जाने लगे। पॉलिश का मतलब जैसे ये रूम है, तो इस रूम में हम डेंटिंग पेंटिंग कर दिए, मतलब पॉलिश कर दिए, ठीक है। जैसे जूता है, जूता गंदा हो गया उसको साफ करके उस पर पॉलिश कर देते हैं ताकि चकाचक दिखे, बढ़िया दिखे, यही ना, नया दिखे, समझ गए? तो पत्थर के औजार अच्छे दिखे, पत्थर के औजार अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, टिकाऊपन उसमें बनी रहे, इसको लेकर पत्थर के बने औजार में पॉलिश किए जाने लगे। तो ये तमाम चीज का विकास नवपाषाण काल में हुआ। यही कारण है कि नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति कहते हैं, यानी यही सब कारण है। कृषि संस्कृति कहते हैं, मृदभांड संस्कृति कहते हैं, और पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। तो नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि मानव कृषि करना इस काल में प्रारंभ कर दिया था। मृदभांड संस्कृति कहते हैं क्योंकि मानव मृदभांड बनाना शुरू कर दिया था। और पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं क्योंकि पत्थर के बने औजार में पॉलिश किए जाने लगे थे।
अब जैसे आपने पूरा पाषाणकालीन स्थल को देखा, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़, बागौर, सरायनहर, महदहा, दमदमा। हाय तोड़ी के ई का हो गया, लाइव नहीं ना कटा है। अच्छा, क्या हुआ? चलिए चलिए सुनिए अब। उसी प्रकार से जो प्रमुख नव पाषाणिक बस्ती है, नव पाषाणिक बस्ती है, उस नव पाषाणिक बस्ती के अंतर्गत कई सारे शहर है, कई सारे स्थल है, जैसे बुर्जहोम, गुपकराल, गुपकराल, चिरांद, चिरांद, मेहरगढ़, लोहरादेव, लोहरादेव, संगनकल्लू, पिकलीहल, पिकलीहल, अतिरंपकम, अतिरंपकम, कोल्डी हवा, ये सब जो है आपको नवपाषाणकालीन बस्ती है, ये सब नवपाषाणकालीन बस्ती है। और जो ये सब नवपाषाणकालीन बस्ती है, इसमें हम आपको बता दें कि गुपकराल और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, चिरांद बिहार के सारण में है, कोल्डी हवा और लोहरादेव उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद जो है संगनकल्लू और पिकलीहल कर्नाटक में है, और अतिरंपकम जो है आपको तमिलनाडु में है। अतिरंपकम कहां है? तमिलनाडु में। तो ये प्रमुख नवपाषाणकालीन बस्ती थे। इन नवपाषाणकालीन बस्ती की वर्तमान स्थिति हमने आपको बताया। अब इस नवपाषाणकालीन स्थलों में जो बुर्जहोम और गुपकराल है, बुर्जहोम और गुपकराल से मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, बुर्जहोम और गुपकराल से मिट्टी के बर्तन व्यापक स्तर पर मिले हैं। और गर्तावास का प्रमाण, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर, गड्ढा घर। जैसे आज तो हम लोग रहने के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक लेते हैं, क्योंकि आज ईंट है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है, मजदूर है, सब चीज है, तो बड़ा बड़ा घर हम लोग बना लेते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय मानव क्या करता था पता है? मानव जो है खोद देता था, धरातल को खोद देता था, धरातल को खोद करके जो है गुफा टाइप से बना लेता था, और उसी गुफा में जाकर के, उसी गड्ढा घर में जाकर के जो है मानव रहा करता था। तो जो गड्ढा घर होता था ना, गड्ढा घर को ही मानव कहा, सॉरी, गड्ढा घर को ही गर्तावास कहा जाता था। गड्ढा घर को ही गर्तावास कहा जाता था, गर्तावास कहा जाता था, गर्तावास। गड्ढा घर को ही गर्तावास कहा जाता था। आपको जैसे आज आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब पैसा वाला लोग, ठीक है, वो जो है कुत्ता पालेगा, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता पालेगा। और कुत्ता पालेगा, कुत्ता से लगाव हो जाता है,
तो फिर कुत्ता को जो है बढ़िया बढ़िया कपड़ों पहना था, खाना भी बढ़िया खिलाता है। और कभी कभी कुत्ता से तो इतना अधिक लगाव हो जाता है कि जो है आपको, अगर मालिक का निधन हो गया तो मालिक के निधन होने के बाद जहां पे मालिक को दफनाया गया, अगर कुत्ता भी कुछ दिन के बाद मर गया तो कुत्ता को भी वहीं दफना दिया जाता है। ठीक है, ये सब लगाव के कारण किया जाता है और कोई खास वजह नहीं होता है। तो पहले भी, और कुत्ता को काफी वफादार जानवर माना जाता है। कहा जाता है अगर आप कुत्ता को 3 रोटी खिलाएं तो कम से कम 3 साल याद रखता है, और आज का जो मानव है 3 रोटी खिलाइएगा 3 मिनट में भूल जाता है। आपके यहां से रोटी खाया और दूसरे रूम में गया, आप ही का बुराई कर देगा। ठीक है, तो बढ़िया है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मानव मत पालिए, कुत्ता पालिए। तो बुर्ज होम के विषय में एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि पूछा जाता है। बुर्ज होम नामक स्थल की जब खुदाई हुई तो खुदाई से जो हड्डी मिला उसमें एक हड्डी मानव का था, उसके बगल में एक हड्डी मिला वो कुत्ता का था। तो मानव का हड्डी और कुत्ता का हड्डी दोनों एक साथ मिला। तो इससे विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था, क्योंकि जैसे आज के डेट में मानव का लगाव कुत्ता के साथ है, वैसे ही उस समय में भी मानव के साथ कुत्ता का लगाव हुआ करता था। मानव के साथ कुत्ता का लगाव हुआ करता था। तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज होम, बुर्ज होम। इसके बाद पाषाण युग में पत्थर के औजार के अलावा हड्डी, जानवर का हड्डी, मानव का हड्डी, हड्डी से भी उपकरण बनाए जाते थे, हड्डी से भी उपकरण बनाए जाते थे। और जो हड्डी से उपकरण बनाए जाते थे, हड्डी से उपकरण बनाए जाते थे, हड्डी के औजार सबसे ज्यादा चिरांद से मिला है। बिहार के सारण में चिरांद पड़ता है, बिहार के सारण के चिरांद से हड्डी का उपकरण मिला है। और जब हड्डी के उपकरण की जांच और छानबीन की गई कि ये हड्डी कौन जानवर का है, तो निकला हिरन का है। हिरन, हिरन का है, और हिरन को सींग भी होता है। तो हिरन के सींग से हड्डी के औजार बनाए गए थे। तो बिहार के सारण के चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो उपकरण हिरन के सींग के बने होते थे। इसके बाद मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से कृषि करने यानी फसल उत्पादन करने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। इसके बाद हुआ जी, हो गया, हुआ तो रोया कहां? हल्ला मत। हल्ला करते रहिए आप लोग। लिखना प्रारंभ कीजिए, तो लिखना प्रारंभ।
लिखिए, पाषाण युग। पाषाण युग। और ऑनलाइन वाले लोग जो है कट गया था जी, कट गया था कि वीडियो रुका था? वीडियो रुका था, तो वहीं से न कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जो है क्या हो गया, कोई क्या क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो लाइट कट गया था, लाइट नहीं कटा था, हाँ लाइट कट गया था, तो लाइट कट गया था तो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। पता नहीं, अब सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए था। का सिस्टम, इन्वर्टर है ना जी, तो इन्वर्टर में क्या दिक्कत है? इन्वर्टर में क्या दिक्कत है? बोल दिए हैं, ठीक है। इन्वर्टर बंद हो गया था, इसी वजह से पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था। तो जहां तक हम आपको समझाए हुए थे, हम आपको मेहरगढ़ समझा, तो वहां से आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। तो पाषाण युग, मानव की उत्पत्ति से, मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को कालखंड को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग कहा जाता है। इस समय पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में पूरा पाषाण युग, एक नंबर में पूरा पाषाण युग, एक नंबर में पूरा पाषाण युग डैश देकर मानव की उत्पत्ति से, मानव की उत्पत्ति से, मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड के सर्वाधिक अवशेष
इस कालखंड के सर्वाधिक अवशेष सोहन नदी घाटी। ऑनलाइन वाला को दिक्कत नहीं हो रहा है जी? ठीक है ना सब? हाँ। इस कालखंड के सर्वाधिक अवशेष सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिले हैं, जिस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, जिस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। बेलन नदी घाटी कौमा बेलन नदी घाटी कौमा बेलन नदी घाटी कौमा नर्मदा नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाणकालीन स्थल है। अब उसी में नोट देकर के लिखिएगा, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है, आग की खोज हुई है। फिर मध्य पाषाण काल लिखिए, मध्य पाषाण काल हेडिंग मारिएगा, मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल लिखिएगा। दस हजार ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण युग कहते हैं। कहते हैं प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती। रोहित जी, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं 2 लड़का में एक ही ब्लड दिए थे, एगो दिया न हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमको भी ब्लड देने का मन कर रहा है। कौन ब्लड ग्रुप है बोलिए, हम ही दे देते हैं आपकी माँ को। मेरा तो बी पॉजिटिव है, हमको लगता है बी पॉजिटिव है मेरा, ठीक है। अगर बताइए आपकी माँ का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बोलिए हम देने के लिए आ जाते हैं। और आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए आप ये बोलिए। आपका कमेंट डिलीट नहीं कर रहा, हम देख पा रहे हैं, हम लिखा रहे थे इसलिए नहीं देख रहे थे। लिखिए प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती, प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती
आदमगढ़, आदमगढ़ ना, मेरा तो बी पॉजिटिव है। आदमगढ़ कोस्ट में मध्य प्रदेश, आदमगढ़ कोस्ट में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बागौर, बागौर, बागौर राजस्थान, कोस्ट में राजस्थान, राजस्थान। आगे महदहा, महदहा, दमदमा, सरायनहर, ये सब उत्तर प्रदेश में है। सरायनाहर या नहर भी रहता है, सरायनाहर, सरायनाहर, ये सब उत्तर प्रदेश में है। महदहा, दमदमा, सरायनाहर। महदहा, दमदमा, सरायनहर। ठीक है, चलिए, ये सब उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, पशुपालन, पशुपालन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ। पशुपालन के साक्ष्य, उसी में कंटिन्यू, पशुपालन के साक्ष्य पशुपालन के साक्ष्य पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते नहीं लिखा है? लिखाए हैं ना, उत्कर्ष सोलंकी जी लिखाए हैं, लिखाए हैं। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ और बागौर है। ए पॉजिटिव किसी का ब्लड है जी? ब्लड देना चाहते हैं? ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का? होगा भी तो कोई नहीं बोलेगा। इतना लड़का है, किसी का नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप? अभी हम क्या पेशेंट का? रोहित कुमार, आप क्लास में, क्लास का लड़का है जी वो। आप आए हुए हैं यहाँ पे क्या, या फिर अपने रूम से कमेंट कर रहे हैं? इनकी माँ का ऑपरेशन है। ठीक है, हाँ अच्छा, वो तो हो जाएगा। चलिए लिखिए तो, पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिला है। जो पढ़ा रहे हैं महाराज पढ़िए न, काहे फालतू चक्कर में पढ़ते हैं। चलिए आगे हेडिंग मारिए, नव पाषाण काल। हॉस्पिटल में है लड़का ही। नव पाषाण काल लिखिएगा, हेडिंग मारिए नव पाषाण काल, लिखिएगा 5500 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को
नवपाषाण काल कहते हैं। हेडिंग मारिए नवपाषाण काल, फिर से बोल रहे हैं। 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड में इस कालखंड में इस कालखंड में मानव कृषि करना मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर पाषाण होता है पाषाण युग के बाद का समय, उसी को उत्तर पाषाण कहा जाता है। प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसे कृषि संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इसे कृषि संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इसे कृषि संस्कृति कहा जाता है। इस समय मानव, उसी में कंटिन्यू, इस समय मानव मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मृदभांड के कॉस्ट में लिख लीजिएगा मिट्टी का बर्तन। अभी तो बताएं तो अभी याद रहेगा, बाद में आप भूल जाइएगा। हीरो ब्लड दीजिएगा। स्वस्थ हैं? खड़ा होइए तो। हाँ ठीक है तो है। अब मेरे जैसा पेट नहीं निकला है तो इसका क्या मतलब? ठीक है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है। ठीक है, ब्लड दीजिए। आपको जो है हम टेस्ट फ्री कर देंगे आजीवन। ठीक है, आजीवन टेस्ट फ्री, डेली टेस्ट फ्री करते हैं। जो ब्लड देता है उसको डेली टेस्ट फ्री करते हैं। दरोगा बेचने देते हैं, बट टेस्ट फ्री करते हैं। एक महीना में, सॉरी, एक साल में 2400 रुपया, 2 साल तक देगा कम से कम 1 साल तो देगा ही ना हो, समझे? दीजिएगा? हाँ दे दीजिए। ठीक है ना, स्वस्थ है ना? हाँ ठीक है। बोल, कभी दिए हैं? दीजिए ना, क्या दिक्कत? कभी नहीं दिए, एकदम दीजिए। हम 2 बार दिए हुए हैं, तीसरा बार भी मन कर रहा है। अब जरूरत होगा तो हम ही देंगे किसी को, बी पॉजिटिव रहेगा किसी का तो। चलिए, आपको रोहित जी ब्लड मिल जाएगा। आप अपना जो है नंबर उनका ले लीजिए तो। और रोहित जी आप मैसेज कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, हम देखते हैं, हम व्यवस्था करवा दिए हैं। मन का और लिखिए तो। इस समय मानव मृदभांड, मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ, मृदभांड बनाना प्रारंभ, कर दिया था। इसलिए इस संस्कृति को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इस संस्कृति को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इस संस्कृति को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। फुल स्टॉप। मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं फुल स्टॉप। इस समय
उसी में कंटिन्यू, हाँ उसी में कंटिन्यू। इस समय पत्थर के बने औजार में, इस समय पत्थर के बने औजार में, इस समय पत्थर के बने औजार में पॉलिश किए जाने लगे थे, पॉलिश किए जाने लगे थे। इस समय पत्थर के बने औजार में पॉलिश किए जाने लगे थे। अब मनका और मृदभांड में क्या अंतर है हे भगवान? मनका का मतलब होता है, मृदभांड का मतलब तो आप जानते ही हैं, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और मनका का मतलब होता है यानी साज सज्जा का सामान। मतलब जैसे कि जो है बच्चा का खेलने वाला सामान हो गया, फिर जो है आपको टिकली हो गया, बिंदी हो गई, टिकली जिसको बिंदी भी कहते हैं, समझ गए, लिपस्टिक हो गया, ये सब चीज हो गया, समझे? लिखिए। अच्छा, पीछे वाला पे ध्यान देने के लिए प्रिंस जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिखिए पहले। पॉलिश किए जाने लगे, जिस कारण इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है, जिस कारण इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। अमित जी नहीं। इस समय ही मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। इस समय ही मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। इस समय ही मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती, प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती लिखिए। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती बुर्जहोम, गुपकराल, इसके बाद चिरांद, मेहरगढ़, लहुड़ा देव, कोल्डी हबा, अतिरंपकम, संगन कल्लू, बागुन जी, संगन कल्लू, पिकली हल। हे देखिए, राज नहीं लिखा है, आए थोड़ी से, ये तो अनर्थ हो गया। है रुकिए ना, आप लोग लिख लिए। हाय महाराज, राज नहीं रहेगा तो कोई काम ही लगना है ही। ठीक है, राज लिखना जरूरी है। बुर्जहोम गुपकराल के कॉस्ट में लिखिए जम्मू कश्मीर। अब जैसे मैनेज करना आप अपना कीजिए, ठीक है। बुर्जहोम गुपकराल के कॉस्ट में लिखिए जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम गुपकराल के कॉस्ट में लिखिए जम्मू कश्मीर। फिर से शुरू से बोल रहे हैं। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती बुर्जहोम गुपकराल, कॉस्ट में जम्मू कश्मीर, चिरांद कॉस्ट में बिहार, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, 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 लहुड़ा देव
उत्तर प्रदेश में, लोहड़ा देव उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, लोहड़ा देव उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, अतिरमकम तमिलनाडु में, अतिरमकम तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक, संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक इत्यादि है, इत्यादि है। संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक में। बोल देते हैं फिर से, वाह महाराज। बुर्जहोम गुपकराल जम्मू कश्मीर में, चिरांद बिहार में, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, लोहरादेव उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, अतिरमकम तमिलनाडु में, संगनकल्लू पिकलीहल कर्नाटक में। चलिए लिख लिए। अब नीचे से हेडिंग मारिए, बुर्जहोम, बुर्जहोम। हाँ टाइम हो गया ना, अच्छा। अरशद नासिर जी वीडियो कट रहा है क्या? ऐसा बात है ना, वीडियो नहीं कटना चाहिए। सुनिए, अब याद कीजिएगा, दीजिए तो कॉपी जी। आइए फटाक से याद कीजिए, आइए यहां गुरुजी लोग आइए। वहां पे जो है पहले लड़की लोग निकलेगी, पीछे से हम निकलेंगे तब लड़का निकलेगा, ठीक है? हाँ तो किसी लड़का को नहीं निकलने दीजिएगा, लड़का निकलेगा तो उधर से निकालिएगा या अपन देख लीजिएगा, ठीक है? लड़की लोग इधर से निकलेगी, इधर से ना। हाँ तो लड़का लोग को बोल दीजिएगा अगर सीढ़ी पे होगा तो एक लाइन में हो जाए, हाँ बोल दीजिएगा। अभी आप लोग पहले निकल जाइएगा तब हम निकलेंगे, ठीक है? सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यवन, हिंद। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का किसने जारी किया? किसने? हिंद यवन। आगे, सर्वाधिक सोने का सिक्का किस वंश के शासकों ने? गुप्त शासक, गुप्त। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस शासकों ने जारी? गुप्त शासक। इसके बाद सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का किसने सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का? कुषाण ना। भारत में मूर्ति निर्माण कला का जन्म किस काल में? कुषाण। मूर्ति निर्माण कला का जन्म, मूर्ति निर्माण कला का जन्म मंदिर, गुप्त काल में। मंदिर, मंदिर गुप्त काल में। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को क्या कहते? हाँ पाषाण। पाषाण युग को कितने भागों में बांटकर? कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और अच्छा। सोहन संस्कृति किस कालखंड को कहते? सोहन संस्कृति किस समय आग की खोज हुई? आग की खोज हुई, अच्छा। आगे बताइएगा, पशुपालन किस कालखंड में शुरू? पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और आदमगढ़ और सर पूरा क्लास नहीं है आज का है, बट पूरा क्लास तो है ये। मोबिन अंसारी न्यूमिस्मेटिक होगा, न्यूमेस्मेटिक, न्यूमेस्मेटिक। सिक्का के अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। रंजन कुमार रमन जी, कुछ नहीं छूटा है। जहां से लाइट कटा था वहीं से जो है फिर से शुरू किए थे, उसके बाद लिखवाना शुरू किए थे, कुछ छूटा उटा नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बताइएगा कि जो है किस कालखंड को कृषि संस्कृति, मृदभान संस्कृति और पॉलिश उपकरण संस्कृति, किसको? मानव में अस्थायित्व का गुण किस समय आया? किस काल में? अच्छा, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी जो है आपको कौन कालीन स्थल है? हाँ
पूरा पाषाण, पूरा, आप लोग को नहीं समझ में आता है वो, पूरा पाषाण कालीन हो। महदहा, दमदमा, सराय नहर, आदमगढ़, बागौर, मध्य, मध्य, और इसके बाद बुर्जहोम, गुपकराल, चिरान, मेहरगढ़, लोहरादेव, ओल्डी हवा, अतिरमकम, संगनकल्लू, पिकलीहाल। क्या है? बुर्जहोम, गुपकराल कहां है? बुर्जहोम, गुपकराल, चिरांद, मेहरगढ़, लोहरादेव, ओल्डी हवा, अतिरमकम, संगनकल्लू, पिकलीहाल, पिकलीहाल। चलिए चलिए, है लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़का लोग साइड हो जाइए, तो लड़की को निकलने दीजिए। किसका? लड़की को निकलने दीजिए। अच्छा, छूट गया है जो अगले क्लास में लिखा देंगे हम, अभी ये चैप्टर खत्म थोड़े हुआ है। लड़का लोग थोड़ा साइड हो जाइए, लड़की को निकलने दीजिएगा। लड़का लोग थोड़ा साइड हो जाइएगा, लड़की को निकल, एक साइड दे दीजिए। आपको निकलना है तो आप निकलिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, एक साइड दे करके निकलिए ताकि लड़की निकल सके। आंचल रॉय जी, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का एक साथ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ एक साथ मिलेगा, एक और दो का एक साथ मिलेगा, एक साथ मिलेगा। लड़की लोग को निकलने दीजिएगा, एक साइड हो जाइए। लड़का लोग एक साइड कीजिए, सब लड़का को एक साइड हो जाइए, प्यार से एक साइड कीजिए, बोल करके एक साइड कीजिए ना जी। लड़की लोग आप लोग भी बोलिए, मुंह में लड्डू लेकर के मत रहिए, बोलिए कि हमको निकलने दीजिए। अच्छा ठीक है इंद्रजीत जी, उसको हम कभी देख लेंगे। बीपी यादव रुक रुक कर चलता है ना, रुक रुक कर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप देखिएगा ना। ऑनलाइन गर्ल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या बात करते हैं कृति जी, एकदम ध्यान देते हैं, सब पे ध्यान देते हैं जी। लड़की लोग मुंह से आवाज निकालिए, बोलिए, अगर कोई लड़का बीच में है तो बोलिए कि हमको जाने दीजिए। जो वीडियो है वो वीडियो देखिए सुरेश जी। रंजीत जी हाँ मिल जाएगा, लेकिन आपके बैच में वही होगा ये कहना मुश्किल है। फाउंडेशन बैच है आप लोगों का, तो आप में हो सकता है ऑब्जेक्टिव हम चेंज करेंगे। लड़की लोग को निकलने दीजिएगा भाई जी लोग, आप ही की बहन सब है, पहले घर चली जाएगी तो अच्छा न है। हल्ला काहे कर रहे हैं? विकास कुमार जी नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, विकास जी ले सकते हैं।